हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा मेंस आने वाला है, तो कुछ बच्चे होंगे जो इस साल का मेंस लिख रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल का मेंस नहीं लिख रहे होंगे, बट वो सीरियस हैं अपनी यूपीएससी जर्नी को लेके। तो मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे सब्जेक्ट की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी मेंस के लिए। उस सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, GS4 एथिक्स। इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटा सिलेबस है, और साथ ही साथ इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। ये ऐसी चीजें होती हैं एथिक्स के अंदर जो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अनुभव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे के अंदर एक जो चीज आती है दैट इज केस स्टडीज, कि हम उस केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि हम केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करें। तो केस स्टडी सॉल्विंग टेक्निक्स, इनके अंदर मैं 10 से ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको केस स्टडीज के रिगार्डिंग ध्यान रखने हैं, कि जब आप केस स्टडी सॉल्व करें तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में आपका माइंड काम करे। स्टेप 1 की जो बात करें, कि जो केस स्टडी आपको दी हुई है उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, उसको काफी अच्छे से हमको पढ़ना है केस स्टडी को। तो सबसे पहले केस स्टडी को 2 से 3 बार पढ़ना है हमारे को, ठीक है। उसके बाद अपन ने केस स्टडीज को पढ़ लिया, फिर मुझे क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि केस स्टडी किसके बारे में है, क्या मेरे खुद के बारे में है, क्या वो पब्लिक के बारे में है, क्या वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में है, क्या वो मेरे किसी कलीग के बारे में है, क्या वो मेरे किसी फैमिली मेंबर के बारे में है। तो वो केस स्टडी का जो एक्चुअल एक्टर है वो कौन है मुझे पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले तब आप उसमें अंडरलाइन कर दीजिएगा कि हाँ ये पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। दूसरा कि डिलेमा क्या है, दिक्कत क्या आ रहा है इस केस स्टडी के अंदर, क्या वो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रहा है। मतलब हो सकता है कोई मेरा ब्रदर है, ठीक है, और वो ब्राइबरी के केस में फंस गया है। ब्राइबरी मतलब वो रिश्वत लेते हुए फंस गया है, बट वो मेरा भाई है। तो उस कंडीशन में क्या करूं, मैं पर्सनल को देखूं या मेरे प्रोफेशनल को देखूं, ठीक है। या फिर कोई लीगल एंड मोरल मैटर है, कोई ऐसी चीज है जो एनवायरमेंट के नियम के अकॉर्डिंग है, बट साथ ही साथ मुझे डेवलपमेंट को भी देखना है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फंस चुका हूं, तो वो चीज हो गई। तो डिलीमा पकड़ना है, समस्या क्या आ रही है वो पता करना है केस के। और साथ ही साथ केस जो आपको केस दिया हुआ है केस स्टडी का, उसके जो एथिकल इश्यूज है या जो उसका ट्रैक्स है, उसको हमको क्या करना है, कोर इशू, कोर एथिकल इशू को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में ही करना है। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि आप एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें। सेकंड चीज है कि स्टेक होल्डर्स तो अपने पता कर लिए कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। अब उसकी डायमेंशंस क्या है, उस केस स्टडी में चीजें क्या क्या दी हुई हैं, ठीक है। तो क्या लीगल इशू के बारे में बात कर रहा है, क्या कौन से एथिकल इश्यूज की बात कर रहा है। मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कोर एथिकल वैल्यूज के बारे में पता करना है। तो जैसे वो किसकी बात कर रहा है, क्या ऑनेस्टी के बाद रिगार्डिंग बात कर रहा है, क्या वो इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, क्या वो कंपेंसेशन की बात कर रहा है, कंपेशन की बात करना है, कंपेशन मतलब दया की बात कर रहा है, किसके रिगार्डिंग वो चीज पूछ रहा है। तो आपको पता लगाना है कि कौन सी एथिक्स वैल्यू है जिसके रिगार्डिंग ये केस स्टडी है, ठीक है। उसके बाद उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट पे क्या होगा। मुझे केस स्टडी को एज अ लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, ना कि पर्सनल गेन के बारे में सोचना है। फिर उसके बाद कि वही स्टेक होल्डर की, क्या मैं खुद ऑफिसर हूं, क्या कोई पब्लिक ऑफिसर है, गवर्नमेंट है, मीडिया है, एनजीओ है, कौन है जिसके अगेंस्ट में वो क्या करना है, फाइट करना है। अगली चीज, जो भी एथिक्स के सिलेबस में आप कीवर्ड्स देखेंगे, हमको केस स्टडी के अंदर उन कीवर्ड्स को बार बार हाईलाइट करना है, उन कीवर्ड्स को बार बार मेंशन करना है। कीवर्ड कैसे, जैसे इंटीग्रिटी, कीवर्ड कैसे, जैसे एम्पैथी, कीवर्ड कैसे, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, कीवर्ड कैसे, हमारी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं, अगर कोई ब्राइबरी का केस हो जिसमें क्या आ रहा है कि ऑनेस्टी भी है और पब्लिक इंटरेस्ट भी है, दोनों के दोनों चीजें क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, तब उस कंडीशन में आप कैसे हैंडल करेंगे। फिर अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अब ये ब्राइबरी वाला केस मेरे पास आ गया है, कोई मेरा फैमिली मेंबर है या मेरा कोई कुछ अच्छा कलीग है, या फिर ब्राइबरी लेके उसने सरकार का ही कुछ काम करना चाहा, ब्राइबरी से काम जल्दी हो रहा था। तो अगर मेरे पास इशू क्या आ रहा है, एक्चुअल दिक्कत क्या आ रही है, तो वो मेरे को ऑप्शंस देखने हैं कि मैं क्या क्या उस पर अब एक्शंस ले सकता हूँ। इशू तो मुझे मालूम चल गया, उस इशू के अकॉर्डिंग मैं क्या क्या निर्णय ले सकता हूँ, अब मेरे को उस पर जाना है, ठीक है। हर ऑप्शन के मेरे को प्रोज और कॉन्स देखने हैं। साथ ही साथ 3 से 4 ऑप्शन लिखने तो होते हैं कि हाँ हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे, ये कर सकते थे,
ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब ऑप्शन वाइज जाना है कि ऑप्शन 1 पे मैंने क्या लिया कि वो ब्राइब एक्सेप्ट कर लो, अगर ब्राइबरी का केस है ब्राइब एक्सेप्ट कर लो। उसके फायदे क्या है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, काम जल्दी हो जाएगा। मैंने रिश्वत ले ली, क्यों रिश्वत क्यों ली, ताकि काम जल्दी हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, वो जो प्रोजेक्ट काफी डिले है वो फास्ट हो जाए। लॉन्ग टर्म में क्या है, ब्राइब मतलब रिश्वत क्या है, इनलीगल है, लेना कानूनन अपराध है, अनएथिकल है, पब्लिक का जो विश्वास है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दंडनीय अपराध दे दूं, जिससे क्या होगा, लॉ की जो गरिमा है वो बढ़ेगी, लोगों का विश्वास मुझ पे बढ़ेगा। बट क्या होगा, जो इससे मुझ पे ही क्या आएगा, दबाव आएगा, सीनियर्स जो है, जो एमपी एमएलए हैं, उन मेरे पे प्रेशर डालेंगे, साथ ही साथ मेरी पर्सनल रिस्क, मेरी फैमिली रिस्क, मेरी फैमिली को भी रिस्क होगा। क्यों, क्योंकि मैं अब रिश्वत नहीं ले रहा हूं। तो ये सब डिलेमा मेरे पास आ रहा है। फिर आता है कि मुझे इन दोनों में से क्या करना है, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, या फिर दोनों का मिक्स करके मेरे को यूज करना है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है, और जो मैंने चूज किया है उसको मेरे को जस्टिफाई भी करना है। सबसे एथिकल और पर्सनल सॉल्यूशन को चूज करके मेरे को उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज किया, इस ऑप्शन को चूज करने से मेरे पीछे क्या मोटिव था, ये सब के बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर जस्टिफाई कर दिया कि मैंने अपनी चॉइस को कैसे जस्टिफाई करा, जस्टिफाई मैं किसी बेसिस पे करूंगा, मैंने जस्टिफाई करा कि यार कानून ऐसा बोलता है इसलिए मैंने वो करा, या फिर ये एथिकल है, एथिकल मतलब मुझे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है मेरी सिटी में, इसलिए मैंने ये करा। साथ ही साथ मैंने देखा कि मैं ये करूंगा तो एज अ पब्लिक का लार्ज इंटरेस्ट है इसमें, पब्लिक का फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने ये करा। ठीक है। तो मेरी नजर में ऑप्शन 2 सबसे सूटेबल है, क्योंकि ये इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे कोर वैल्यूज को क्या करता है, अपहोल्ड करता है। मुझे ऑप्शन 2 जिसमें एक्शन ले रहा हूँ, स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा हूँ, वो क्या है, बेटर है, क्योंकि क्या वो ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में जो पब्लिक है उसका विश्वास बन रहा है किस पे, सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे विश्वास बन रहा है उसका। फिर हमारा जो आता है, नेक्स्ट आता है कि अब हम उस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर्ड करें। ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन में हमको लिखना है कि इशू क्या हो रहा है, फिर मेरे को बताना है स्टेक होल्डर्स कि कौन कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं इससे, किसके वर्सेस किसके ये एथिकल डिलेमा आ रहा है, एथिकल इशू क्या है, ऑप्शंस मेरे को सारे लिखने हैं, उसके बाद जो मैंने ऑप्शन चूज किया उसको जस्टिफाई करना है, साथ ही साथ मुझे क्या करना है, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स देखने हैं, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स की बात नहीं करनी है। एक मैंने यहाँ टिप लिख रखी है, एक्स्ट्रा टिप फॉर केस स्टडी, कि केस स्टडी में आप जो लैंग्वेज है काफी बेसिक रखिए, शशीर थरूर जैसी इंग्लिश की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, तो अपनी लैंग्वेज को काफी बेसिक रखिए, ऐसी लैंग्वेज रखिए कि सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपकी भाषा को इजीली समझ पाए। लास्ट टिप जो ये रहती है, केस स्टडी में मैंने जो इशू देखा है बच्चों का, जब मैंने कॉपीज चेक करी है बच्चों की, और जो मेरे को मालूम चला है कि क्या इशू आ रहा है बच्चों के साथ जब मैं वो केस स्टडी लिखते हैं, कि वो भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में बह के वो कुछ भी लिख देते हैं कि उसको दंडनीय अपराध दे दो, सजाए मौत दे दो, उसको 500 रुपये 5 लाख का जुर्माना कर दो। ये सब नहीं करना है। ठीक है। आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आपको क्या करना है, एक बैलेंस ऑप्शन बना के रखना है। ठीक है। आपको कोई ऐसे खतरनाक स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेने हैं, आपको एक मैसेज भी डिलीवर करना है समाज के अंदर। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, भावनाओं में बह के ना करके, भावनाओं में बहना नहीं है, और एक बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम किरण बेदी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैं टीएन शीशन का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, सत्येंद्र नाथ दुबे का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है। तो आप अलग अलग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर है, उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, और अपनी केस स्टडीज को क्या करते हैं, और वैलिड कर सकते हैं, और जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि हम केस स्टडी से कैसे डील करें, जब केस स्टडी आती है तो उसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग और डिटेल में बात करेंगे कि हम नॉर्मल एथिक्स के जो पेपर्स होते हैं उनको कैसे डील करें, एथिक्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करें, कैसे कैसे अलग अलग डायमेंशन को हम कवर करें। थैंक यू।